हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2022 तक का है। तो इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उन पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास सामान्य ज्ञान खेल के कुछ एमसीक्यू हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की है? तो इसका राइट आंसर है 68 यानी कि 68। इसके बाद है, वर्ष 2021 में महिला वर्ग में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है एशले बार्टी। फिर है, फ्रेंच कार रेसर एलन प्रोस्ट कितने बार फार्मूला 1 चैंपियन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 बार। फिर है, विंटर ओलंपिक 2022 में स्कीइंग में स्वर्ण पदक विजेता सारा हेक्टर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। इसके बाद है, इनमें से किस खिलाड़ी ने विंटर ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरिफ खान। फिर वर्ष 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने बेलोन डियोर अवार्ड से किस खिलाड़ी को नवाजा गया था, किस महिला खिलाड़ी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने कितने बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर है 5 बार। इसके बाद है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता बना है? तो इसका राइट आंसर है राफेल नाडाल। फिर है, इनमें से किस मुक्केबाज ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंदर सिंह। फिर है, टेस्ट क्रिकेट में किस गेंदबाज ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेन वॉर्न। ठीक है, शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। फिर इनमें से किस देश ने अब तक एशियाई खेल आयोजित नहीं किए हैं? मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे अब तक एशियाई खेल जो है वो आयोजित नहीं हुए हैं, उस देश का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में अब तक एशियाई खेल आयोजित नहीं हुए हैं। इसके बाद है, सैयद मोदी टूर्नामेंट किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। फिर है, रेडर टर्म किस खेल से संबंधित है? रेडर जो टर्म है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी। इसका है, इनमें से किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉड लेवर। फिर है, स्पेन ने वर्ष 2010 में किस देश को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसके बाद है, रॉरी मैकइलरॉय किस देश के दिग्गज गोल्फर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। फिर है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया। नेक्स्ट है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश के नाम लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है, एंजेलिक केरबर टेनिस के किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो एंजेलिक केरबर हैं ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये किस देश के लिए खेलती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा जर्मनी। फिर वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य सेन। फिर है, सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्का फेंक। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। इसके बाद आता है, विंसेंट वनास किस देश के दिग्गज हॉकी गोलकीपर हैं? तो ये बेल्जियम के दिग्गज हॉकी गोलकीपर हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस क्लब ने एएफसी चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है अल हिलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, टोटल 11 सीटें हैं राज्यसभा की मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो 16 सीटें हैं बिहार में, 9 सीटें हैं केरल की और 10 जो सीटें दी हैं ये हैं राजस्थान की। मध्य प्रदेश में है 11। इसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है।
यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 52 में जो दिया हुआ है इसमें राष्ट्रपति, इसके अलावा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर है ये अनुच्छेद 63 होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और इसके पहले ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा बात आती है कि ये दूसरी महिला राज्यपाल थी, तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। इनका नाम आपको याद रखना है, पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में कौन सा मंदिर नहीं है? देखिए 4 मंदिर आपको दिए गए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। तो यहाँ पे जो ये तेली का मंदिर दिया है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में नहीं है। ये जो तेली का मंदिर है ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है। ठीक है, ये ग्वालियर में है तेली का मंदिर, और जो ये 3 मंदिर दिए हैं ये खजुराहो में है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? जो महामृत्युंजय का मेला है ये रीवा में लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? रीवा में लगता है। तो ये जो मेला है ये बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय में लगता है रीवा में। इसके अलावा छतरपुर में कौन सा मेला लगता है? तो छतरपुर जो दिया हुआ है यहाँ पे जल विहार मेला लगता है। ठीक है, पांडुरना में लगता है गोटमार मोला, पांडुरना में लगता है गोटमार मेला, और जो चंदेरी है चंदेरी में लगता है जागेश्वरी मेला। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके भी आपको नाम याद रखने हैं। अभी तो रीवा दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे आपको मेले का नाम दे देगा दूसरा और पूछ लेगा कहाँ पे लगता है, तो आप सारे ही ऑप्शन चेक करते चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था ये कई बार पूछ लेता है, तो पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है, दतिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध नदी। ठीक है, दतिया जो है ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सिंध नदी है इसका उद्गम स्थल है सिरोंज, और ये आगे जाके जमुना में मिल जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, इसमें पूछ रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 1982 में। तो 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसमें किस पशु का चित्र अंकित नहीं है ये पूछ रहा है। तो जो अशोक स्तंभ है इसमें हिरण का चित्र अंकित नहीं है। इसके अलावा सांड, घोड़ा और सिंह, इन तीनों का चित्र अंकित है, जबकि हिरण का नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसका राइट आंसर है आपका कांडला। ठीक है, तो कांडला जो बंदरगाह है ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है कांडला। आगे देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। इसे 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है ईयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कौन इनमें से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो जो काशी प्रसाद पांडे हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पद पर रह चुके थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बने कभी मध्य प्रदेश के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो सैलाना अभ्यारण्य है ये है आपके रतलाम में। रतलाम में कब इसको स्थापित किया गया था? 1983 में, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य के आपको नाम याद रखने जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई थी ये कब हुई थी ये पूछा जा रहा है।
तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। 13 अप्रैल 1919, ये आपको याद रखनी है डेट। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संत कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे। तो ये समकालीन किनके थे, ये थे सिकंदर लोदी के। ठीक है, संत कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18वें पे। तो भारत का जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये जो जलप्रपात है ये है आपके शरावती नदी पे। ठीक है, शरावती नदी पे है ये गोरसप्पा जलप्रपात। ये है कहाँ पे, शरावती नदी कर्नाटक पे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान व उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो शिवपुरी, शिवपुरी जो जिला है इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने रिसेंट में आपको पढ़ाया भी था। तो जो ऑप्शन सी है हरनाथ संधू, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, ये 70वां खिताब था। ठीक है, ओवरऑल 70वां खिताब था। हरनाथ संधू को इस साल मिला था मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब और भारत की तरफ से ये तीसरी महिला बनी है इस खिताब को जीतने के वाली। इसके पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता इस खिताब को जीत चुकी हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता थी ये स्पेन में आयोजित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सर्वाधिक निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये महानदी पे स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। तो ये महानदी पर है जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा। एक पॉइंट याद रखिएगा। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये हीराकुंड बांध ही है सबसे लंबा बांध। आगे देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं एक करके। तो पहला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, विधि आयोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है संसद। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा संख्या में वृद्धि नहीं करती तब तक संख्या यहीं रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है इस अनुच्छेद के कारण संसद हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद, 124(1) के। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन लगे। दूसरा कथन है भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी। और तीसरा कथन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी कि गलत है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। ठीक है, तो तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत था इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन में 26 जनवरी दिया इसलिए गलत है। दूसरा कथन क्यों गलत है, तो दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 12 दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली में 11 ही बैठकें आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिर्फ पहला कथन सही है, बाकी के 2 कथन गलत हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 सूची दी हुई हैं जहाँ पे भारतीय संविधान के लक्षण दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए हुए संबंधित देश। तो हमें बताना है कि मतलब मैच द कॉलम है एक तरह से कि कौन सा लक्षण किस देश से लिया गया है। तो देखिए एक तरफ दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन,
फिर है संघात्मक व्यवस्था, फिर है संसदीय शासन और उसके बाद है मूल कर्तव्य, और एक तरफ दिया हो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा। तो हमें बताना है कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। तो देखिए जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपका कनाडा से। तो बी का हो गया 4। ठीक है। इसके बाद देखिए संसदीय शासन है सी। तो संसदीय शासन लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि 1। ठीक है। इसके बाद जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये लिया गया है यूएसए से। तो जो ए है, ए का हो जाएगा आपका 2। और इसके बाद बचता है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। तो ये हो गया डी का 3। तो देखिए ए बी सी डी। तो ए हो गया 2, बी हो गया 4, सी हो गया 1 और डी हो गया 3। तो 2 4 1 3 आपका सही क्रम है। तो देखते हैं 2 4 1 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन क्या कहता है? ये कह रहा है कि इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना यानी कि पीआईओ एवं समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कार्ड यानी ओसीआई योजना का विलय किया गया। इसके बाद है इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। और तीसरा कथन है इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए जो आर्थिक कार्य विभाग है ये उत्तरदायी होता है संघीय बजट की तैयारी के लिए और उसे संसद में पेश करने के लिए। इसे इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है और हिंदी में आर्थिक कार्य विभाग यानी कि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है आर्थिक कार्य विभाग, वहीं इसके लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकारों एवं विविध अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला कथन है मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा कथन है मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों संशोधित किए जा सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो कथन दिए गए हैं तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला भी कथन गलत है और दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक अधिकार है, संविधिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8th क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यह एक नकारात्मक धारणा है। इसके बाद है विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह एक सकारात्मक धारणा है। तो हमें बताना है कि जो ये दो कथन दिए गए हैं तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो पहला कथन है ये आपका पूरी तरह से सही है और जो दूसरा कथन है ये भी आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला नीति निदेशक तत्ववाद अयोग्य है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में से 51 तक इसका प्रावधान किया गया है। और तीसरा है इससे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो हमें बताना है कि जो 3 कथन दिए गए हैं तो कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। तो देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि नीति निदेशक के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है ये गैर न्यायोचित है और इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है राज्य। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा कथन क्यों गलत है? तो दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दी गई है। ऑप्शन में 35 दिया है,
35 नहीं 36 51 दी गई, इसलिए दोनों कथन गलत हैं और तीसरा कथन सही है आपका। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धार्मिक राज्य की स्थापना करना। दूसरा कथन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। तीसरा कथन है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो हमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य कौन कौन से हैं इसमें, जो 1 2 3 दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका सही आंसर है इसका ये हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, पहला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक हैं ये इनके सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसके अलावा जो ऑप्शन 2 और 3 दिए हैं, कथन 2 और 3, ये बिल्कुल उनके सिद्धांत के उद्देश्यों में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति। इसके बाद है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है राज्यसभा, लोकसभा, लोक सेवा समिति में या लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मूल कर्तव्य हैं इनके संदर्भ पे कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला कथन है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। दूसरा कथन है भारत के संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया है। तीसरा कथन है मूल रूप में 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। और चौथा कथन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें कथन सही नहीं है। तो देखिए दूसरा कथन और चौथा कथन गलत है, बाकी 2 कथन सही हैं। ठीक है, कथन 2 क्यों गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से प्रभावित होकर संविधान में शामिल किया गया था भारत के, जबकि ऑप्शन में आयरलैंड दिया गया, तो ये गलत हो जाता है। चौथा कथन क्यों गलत है, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को मूल रूप से शामिल किया गया था। ऑप्शन में यहाँ 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ने की बात कर रही थी, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी। तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है, दूसरा और चौथा कथन गलत है। इसके बाद आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन पूछ रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा कथन है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर इनमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया। इसके बाद है महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा जो है ये गलत है। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान जो बात कही गई है ये गलत है। यहाँ पे किस चीज़ को लेके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लेके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत होगा, बाकी के 2 ऑप्शन सही हैं। इसके बाद 15th क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित, और दूसरा है सरकारी भर्तियों में महिलाओं के 30% पदों के आरक्षण से संबंधित है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सत्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा जी। फिर है रितिका दांगी का संबंध निम्न से किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है सेलिंग। फिर है स्वर सामग्री
लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया था? तो ये देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन्हें 2001 में दिया गया था इस पुरस्कार को। इसके बाद है बंसी कोल का संबंध कला की किस विधा से है? तो ये रंगकर्मी थे। फिर है वर्ष 2020 का प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है वैष्णवी कहार। फिर है जीप पर सवार झल्लियाँ निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना है शरद जोशी जी की। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो तेली का मंदिर, ये देखिए थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तेली का मंदिर इसका राइट आंसर है, ये ग्वालियर में है, बताया था मैंने आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे उत्सव और स्थान दिए गए हैं, तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो लोकरंग उत्सव मांडू दिया गया है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। इसके बाद है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। फिर है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान दिया गया है इसमें? तो भारत इसमें 131वें नंबर पर रहा है। इसके बाद है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावरण कौन सी ग्रंथि कोशिकाओं से होता है? तो इसका राइट आंसर है बीटा कोशिकाएं। फिर है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ये है ब्रोमीन। फिर है हरा कसीस में कौन सा अम्ल पाया गया है? तो हरा कसीस में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद निम्नलिखित में से रेडियन किसका मात्रक है? तो जो रेडियन है ये ठोस कोण यानी कि समतल कोण का मात्रक है। इसके बाद है विटामिन B6। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूँ। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? तो ये है चमगादड़। आगे है जब चींटियां काटती हैं तो वो क्या अंतःक्षेपित करती हैं? तो वो फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। इसके बाद हल्दी पौधे का कौन सा भाग है? तो जो हल्दी है ये पौधे का तना होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका आंसर है रेशम। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संयंत्र है और एक तरफ स्थान है। तो देखिए दुर्गापुर स्टील संयंत्र और झारखंड जो दिया हुआ है ये पेयर गलत है। ठीक है। इसके बाद है बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस प्रकार का संकेत देता है? तो संकेत देता है साफ मौसम का। ठीक है, साफ मौसम का संकेत। फिर है सावित्री के रचनाकार कौन थे? तो अरविंद घोष जी थे सावित्री के रचनाकार। उसके बाद है रहनुमाई मजदायासन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रहनुमाई मजदायासन की सभा जो थी इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में शुरू किया गया था ये। इसके बाद वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसका आंसर है 164। फिर है समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि IGMDP का जो शुरुआत हुआ था ये कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में। फिर है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वें संशोधन के तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, ये तीनों ही पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लाइकेन मिश्रित जीव है जो किससे बने होते हैं? तो ये कवक एवं शैवाल से बने होते हैं, कवक एवं शैवाल से। फिर है चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है आद्या अरविंद शंकर। इसका देखते हैं पिछला सप्ताह, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है पिछले सप्ताह की न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए INS विशाखापट्टनम से किया गया अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारतीय नौसेना ने इस सफल परीक्षण को किया है। युद्धपोत का नाम है INS विशाखापट्टनम। इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। ये जो परीक्षण था ये ब्रह्मोस के नौसेना संस्करण का किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 20 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए IIT जो होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देश के बाहर इसका पहला कैंपस खुलने जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला कैंपस होगा ऑब्वियसली देश के बाहर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये किस देश में खोला जा रहा है।
तो भारत के बाहर जो पहली आईआईटी खोली जा रही है ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 22 फरवरी की न्यूज़ है, यहाँ पे जो कोविड की वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, इसको मंजूरी दे दी गई है 12 साल के बच्चों के लिए भी। तो भारत में अब 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद की दवा कंपनी जो है कोर्बेवैक्स वैक्सीन, इसको देश में उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर एक चुनौती शुरू की है, कंपटीशन शुरू किया है। इसका आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है आयुष स्टार्टअप चुनौती। नाम इंपॉर्टेंट है, आयुष स्टार्टअप चुनौती है, आपको याद रखना है। जो स्टार्टअप है इसका मेन एम है जो भारत में आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़े वैकल्पिक क्षेत्र हैं इसमें नए नए इनोवेशन और नवाचार को बढ़ावा देना। इसके बाद 24 फरवरी की न्यूज़ है, यहाँ पे एक युद्धाभ्यास की बात हो रही है, कोबरा वॉरियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगले महीने ब्रिटेन में ये एक्सरसाइज होने वाली है, जो एक्सरसाइज इसका नाम है कोबरा वॉरियर, और ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होगा एक्स कोबरा वॉरियर 2022। इसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लेगी, ये न्यूज़ है। तो आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और ब्रिटेन में हो रही है ये याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे दिया हुआ है, तो 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। तो जो सीवी रमन जी थे इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन जी को एनिवर्सरी क्यों चूज़ की गई, इनके एनिवर्सरी के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो सीवी रमन जी थे इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया था, डॉक्टर सीवी रमन जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कब था, तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। ये इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई भी थे और पहले अश्वेत वैज्ञानिक भी थे, ये भी याद रखिएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया था, 1928 में और 1929 में, 2 बार इन्हें नहीं मिला था। उसके बाद 1930 में इन्हें रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी अवार्ड इन्हें दिए गए थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो 1924 में इन्हें फेलो रॉयल सोसाइटी का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 1929 में नाइट की उपाधि दी गई। 1930 में तो बता दिया, नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए दिया गया था। इसके बाद 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और 1957 में इन्हें लेनिन पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे एक ऐप है, ठीक है, इस ऐप को अभी हाल ही में नेशनल स्कॉच अवार्ड, राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड दिया गया है। जो ऐप है इसका नाम था वैद्य आपके द्वार। ठीक है, वैद्य आपके द्वार एक टेलीमेडिसिन ऐप थी जिसको राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड दिया गया है अभी रिसेंट में ही। तो इस ऐप के थ्रू जो नागरिक हैं ये घर बैठे ही आयुष डॉक्टर से सलाह एवं परामर्श ले सकते हैं। आपको ऐप का नाम याद रखना है, वैद्य आपके द्वार। इसका देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं इल्कर अयाशी। इल्कर अयाशी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी बने हैं। ठीक है, इल्कर अयाशी रिसेंट में ही एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में इन्हें नामित किया गया है। इसके बाद चिली की न्यूज़ है। चिली में एक ये मंदिर है, जिस तरह से भारत में लोटस टेम्पल है वो एक खिले हुए कमल की तरह है, चिली में किसी तरह का बंद कमल के शेप का ये मंदिर है। तो इस मंदिर को बनाया गया है और ये जो मंदिर है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे एक जगह ही जो भी उनके प्रोसीजर हैं पूजा वगैरह करने के वो कर सकते हैं। इसके बाद असम की एक चाय है जो अभी 99,999 रुपये प्रति किलो के रेट में बिकी है। तो असम के डिब्रूगढ़ की एक चाय है जिसका नाम है नाहौर चुकबारी। ठीक है, नाहौर चुकबारी गोल्डन पर्ल इस चाय का नाम है और हाल ही में ये 99,999 रुपये यानी लगभग 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बिकी है। इसके पहले मैंने आपको रिसेंट के वीडियो में बताया था कि 14 दिसंबर को एक मनोहरी चाय थी, गोल्डन चाय असम की ही, वो भी इसी रेट में लगभग बिकी थी। इसके बाद इटली की न्यूज़ है। तो यहाँ पे भारत से 21 साल पहले एक बुद्ध की प्रतिमा चोरी की गई थी और इटली से ये जो मूर्ति है ये 21 साल बाद अब वापस आने वाली है। तो जो मूर्ति है ये बिहार के नालंदा ज़िले के देवी स्थल कुंडलपुर मंदिर से वर्ष 2000 में चोरी की गई थी और इसे अब वापस लाया जा रहा है भारत में। तो जो मूर्ति है ये 1200 साल पुरानी प्रतिमा है।
इसके बाद राजस्थान की न्यूज़ है। तो राजस्थान में एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है अजय शर्मा, इन्होंने लगभग 4,500 किलो के लोहे के स्क्रैप से महात्मा गांधी जी की 22 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है और इसको प्रदर्शनी में लगाया गया है रिसेंट में। लेकिन कोविड के कारण जो प्रदर्शनी थी इसको रद्द कर दिया गया था और उसके बाद ये जो प्रतिमा है ये फैक्ट्री में लगा दी गई है। और अभी रिसेंट में सोशल मीडिया में ये जो फ़ोटो है ये शेयर की गई है और ये काफ़ी वायरल हो रही थी। इसके बाद जी अशोक कुमार हैं, ये देश के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ठीक है, देश की समुद्री सुरक्षा में समन्वयक स्थापित करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जी अशोक कुमार, आपको नाम याद रखना है। इसके बाद तमिलनाडु की न्यूज़ है। यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा था रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पंबन रेलवे ब्रिज, ये काफ़ी ज़्यादा शेप में अब दिखने लगा है। कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी तेज़ी चल रहा है, तो बहुत ही जल्द ये बनकर तैयार होने वाला है। और जो नया ब्रिज है ये 2.05 किलोमीटर लंबा होगा। ये जो ब्रिज है ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट। अभी रेडी नहीं है, बहुत ही जल्द ये रेडी होने वाला है और रिसेंट में इसके कंस्ट्रक्शन की कुछ फ़ोटो दिखाई गई हैं। इसके बाद अमन पांडे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में गूगल में 280 बग खोजे और इसके लिए इन्हें 65 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया। ठीक है, 280 बग खोज के इन्होंने 65 करोड़ रुपए कमाए हैं। इंदौर से बिलोंग करते हैं ये, अमन पांडे नाम है इनका। इसके बाद यहाँ पे उत्तरी मैसेडोनिया की न्यूज़ है। तो जो विशेष बच्चों की रोज़मर्रा की परेशानियों को लेकर उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति स्टोवा पेरांडोस्की ने नया उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। तो 11 वर्ष से यहाँ पे एम्बला डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और उस बच्ची की इन्होंने मदद की जो वहाँ के राष्ट्रपति थे और इस कारण से ये न्यूज़ में बने हुए थे। राष्ट्रपति जो है, इनका नाम याद रख सकते हैं आप, उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति हैं स्टीवो पेंडोरोस्की। इसके बाद ब्रुसेल्स की न्यूज़ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा एक पेंटिंग लूटी गई थी, इसका नाम था फ्लावर्स। तो उस जो पेंटिंग को चुराया गया था, अभी रिसेंट में ही ब्रुसेल्स म्यूज़ियम ने उस पेंटिंग को लौटाया है 71 साल बाद। ठीक है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में दिखाया गया। इसके बाद एन चंद्रशेखरन हैं, ये फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जी फिर से टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद तुर्की की न्यूज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तुर्की का नाम बदला जा रहा है, तुर्की को अब तुर्की नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तुर्की जो कंट्री है इसको अब तुर्की नाम से जाना जाएगा, नया नाम आपको याद रखना है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रेचप तैयप एर्दोगन, ये याद रखिएगा। इन्होंने अपने देश का नाम बदल के तुर्की से तुर्की कर दिया है। फिर हैं विनीत जोशी जी। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी जी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, तो CBSE के नए चेयरमैन बन गए हैं विनीत जोशी जी। इसके बाद हैं ओलिवियर रियोक्स, ये दुनिया के सबसे लंबे किशोर हैं और इसके लिए इन्हें अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनकी लंबाई है 7 फुट 5 इंच। ठीक है, 7 फुट 5 इंच के हैं ये। इनकी उम्र है 15 साल की। नाम है ओलिवियर रियोक्स और ये दुनिया के सबसे लंबे किशोर बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, तो 2022 में पहली बार यहाँ पे एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है। तो ऑस्कर 2022 में पहली बार सबसे पॉपुलर फिल्म के लिए एक नया फ़ैन फेवरेट अवार्ड शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं कौन सी नई कैटेगरी शामिल की गई, कौन सा नया अवार्ड शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा फ़ैन फेवरेट अवार्ड अभी 2022 से शामिल किया गया है ऑस्कर्स में। इसके बाद कुछ स्मृति से देख लेते हैं। तो फिल्मकार थे मशहूर रवि टंडन जी, इनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिल्म निर्देशक थे ये रवि टंडन। और इसके बाद देखते हैं बजाज ग्रुप के जो संस्थापक थे राहुल बजाज। ठीक है, बजाज ग्रुप के संस्थापक थे राहुल बजाज जी, इनका भी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी जी, इनका भी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चेन्नावीरा कानवी, इनका भी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है।
उसके बाद है पश्चिम बंगाल की गायिका हैं संध्या मुखोपाध्याय जी। इनका भी हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की मशहूर गायिका थी संध्या मुखोपाध्याय। इसके बाद थोड़ा खेल चर्चा पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो फार्मूला 1 रेस होती है वहाँ के डायरेक्टर पद पे थे माइकल मासी। ठीक है, माइकल मासी फार्मूला 1 रेस डायरेक्टर पद से अभी हाल ही में बर्खास्त कर दिए गए हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद T20 की बात हो रही है तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में T20 टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें भारत ने 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही भारत जो है T20 रैंकिंग में सबसे ऊपर आ गया है, पहले नंबर पे आ गया है। इसके बाद भोपाल में मार्शल आर्ट का भवन है, इसका हाल ही में लोकार्पण हुआ है। ठीक है, टीटी नगर स्टेडियम परिसर में एक और सुविधा जोड़ी गई है, तो मार्शल आर्ट भवन का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन है? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, इन्होंने रियो ओपन जीता है अभी हाल ही में, और ATP 500 खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो ATP 500 खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं कौन? कार्लोस अल्काराज। कहाँ के हैं ये? स्पेन के हैं। इसके बाद देखते हैं, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को एक टेस्ट मैच में हराया है, और 18 साल बाद ये हुआ, मतलब कि न्यूजीलैंड ने 18 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच में हराया है। इसके बाद रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, तो पहले ही मैच में शकीबुल और यश ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो शकीबुल ने 13 शतक जड़ के यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार के लिए खेलते हैं शकीबुल गानी, इन्होंने रिकॉर्ड अपना नाम किया है। इन्होंने 405 गेंदों में 341 रनों की पारी खेली है। इसके बाद जो यश हैं, यश टूल, जो अंडर-19 का विश्व कप इन्होंने रिसेंट में भारत को जिताया था, इन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए हैं इसी मैच में। इसके बाद यहाँ पे देखिए, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रगानंदा। इन्होंने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर पे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर एक उलटफेर किया है। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इनको अभी हाल ही में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंदा ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर पे हराया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लात्वा की युवा महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम है जेलेना ओस्तापेंको। जेलेना ओस्तापेंको, इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद रोहित शर्मा जो हैं, तो ये तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बन गए हैं, चुन लिए गए हैं। टेस्ट, वनडे और T20, जो 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, तीनों ही फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, तो नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, और इन्होंने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। पदक तालिका में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है 16 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक है, तो जो बीजिंग विंटर ओलंपिक थे, इसमें नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजक और 13 कांस्य सहित सर्वाधिक 37 पदक जीते हैं। और इसके साथ ही किसी भी शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक खेल में 16 गोल्ड मेडल पदक जीतने वाला जो देश बन गया है, ये है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे किसी भी विंटर ओलंपिक गेम्स में 16 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे EU यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार में कई शीर्ष अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो युवा गणितज्ञों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक गणितज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रामानुजन पुरस्कार से। हालांकि ये न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, और हाल ही में इन्हें ये अवार्ड एक वर्चुअल समारोह में दिया गया है। नाम याद रखिएगा, नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021 का। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगले अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
इसकी रोज़गार निर्माण की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर है, वोकैब है, जीके है। तो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें का जो हैं ये रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से ये एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज्वाइन करिएगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।